अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर होंगे। ज़ायोनिज़्म एंड द क्रिएशन ऑफ इज़राइल, ये टॉपिक बहुत लंबा है, तो इंशाअल्लाह इसे मैं 2 वीडियोज़ में कवर करूँगा। इस वीडियो में मैं ज़ियोनिज़्म क्या है इसके बारे में बात करूँगा, और अगले वीडियो में इसमें ब्रिटेन का क्या रोल था और अरब स्टेट्स का क्या रोल था क्रिएशन ऑफ इज़राइल में, इसके बारे में इंशाअल्लाह बात करूँगा। हो सकता है कि ये वीडियो भी लंबा हो, पर आपसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ आखिर तक बने रहें। इंशाअल्लाह आपको इसमें कई ऐसी बातें पता चलेंगी जो आप शायद नहीं जानते रहे होंगे। ज़ायोनिज़्म को उर्दू में सैहूनी कहा जाता है। ये वर्ड ज़ायन से बना है। ज़ायन एक हिल है यरूशलेम में। अगर देखा जाए तो ज्यूज़ जो हैं वो कहते हैं कि जो जब पूरा का पूरा यरूशलेम है वही ज़ायन है। तो ज़ायन से यरूशलेम को भी सिग्निफाई किया जाता है। सीधे सीधे लफ्ज़ों में ज़ायोनिस्ट मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें ज्यूज़ को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने एंसेस्ट्रल लैंड में जा कर के वापस बसें और वहाँ पे अपना एक स्टेट बनाएं, उसे सस्टेन करें, उसे ज़िंदा रखें। ये जो एंसेस्ट्रल लैंड है वो इसे लैंड ऑफ इसराइल कहते हैं, और ये वही लैंड है जो किंगडम ऑफ डेविड में जो इनका पूरा एरिया था, जो मैप में आप देख रहे होंगे। हिस्ट्री अगर आप इनकी देखेंगे तो इनका एक्सोडस हुआ था। इनका जो टेंपल है, टेंपल माउंट जिसे कहते हैं, ये 2 बार डिस्ट्रॉय हुआ था। पहली बार ये 586 बीसी में एक एसिरियन राजा था जिसका नाम था नेबुकदनेज़र, उसने डिस्ट्रॉय किया था और ज्यूज़ को वो बेबीलोन लेके चला गया था, वहाँ पे इनको कैप्टिव बनाया था। उसके तकरीबन 50 साल बाद मतलब 539 बीसी में ये वापस आते हैं और अपना किंगडम फिर से बनाते हैं, और उसके बाद तकरीबन 400 या 500 साल ये फिर से चलता है और सेकंड टेंपल भी ये बनाते हैं। फिर 70 एडी में टाइटस, जो कि एक रोमन जनरल था, उसने इनका सेकंड टेंपल भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके बाद ज्यूज़ को वहाँ से जलावतन कर दिया गया। और जब तक रोमन एम्पायर का रूल जेरूशलेम पे रहा तब तक उनको वहाँ पे आने की मनाही रही। ये तो जब मुसलमानों ने जेरूशलेम को कॉन्कर किया तकरीबन 70 एडी के 600 साल बाद, जब उन्होंने इसको फिर से कॉन्कर किया, फिर ज्यूज़ को अलाउ किया गया कि वो वहाँ पे आकर के रहना चाहें तो रह सकें, या अगर विज़िट करना चाहते हैं तो विज़िट कर सकें। अगर देखें तो जो यूरोप था उस टाइम में, यूरोप में ज्यूज़ के ऊपर जब जब तशद्दुद बढ़ता था तो वो मुसलमानों वाले एरिया में आकर के बस जाते थे, मुसलमानों के पास आकर के पनाह लेते थे। और जब जब यूरोप में जुल्म बढ़ा तब तक जेरूशलेम की तरफ जो माइग्रेशन है वो ज़्यादा हुई। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जब 1492 में सल्तनत गरनाता, जो कि स्पेन में मुसलमानों के एक किंगडम था, उसका ख़ात्मा होता है, तब वहाँ पे जो क्रिश्चियन किंगडम बनता है वो ज्यूज़ को वहाँ से भगा देता है और वो पहले नॉर्थ अफ्रीका जाते हैं और नॉर्थ अफ्रीका से होकर के वो फिर जेरूशलेम में आकर के बसते हैं। पूरे मिडीवल टाइम में उनके जो फेमस रबाइज़ रहे, जो फेमस प्रीस्ट्स रहे, वो इसी प्रोसेस में लगे रहे कि कैसे ज्यूज़ को जो है वहाँ पे आकर के इनकरेज किया जाए कि वो आकर के वहाँ पे बसें। खैर, ये सारी चीज़ें चलती रहीं, पर जब एज ऑफ एनलाइटमेंट आता है, जब रेनेसेंस आता है यूरोप में, तब इनका जो और जो नेशन स्टेट्स की बात आती है, तब इनका जो नेशन बनाने का, एक स्टेट बनाने का जो सपना है, वो इनके अंदर फिर से ज़ोर पकड़ने लगता है, और उसके बाद ही ज़ायोनिस्ट मूवमेंट का जो है वो पैदा होती है। अगर आप देखें तो पॉलिटिकल ज़ायोनिज़्म, जिस ज़ायोनिज़्म की मैं बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा थिंकर जिसका नाम आता है, ये लेते हैं, वो है थियोडोर हर्ज़ल। तो थियोडोर हर्ज़ल ने जो है 1897 में वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट कांग्रेस कन्वीन की थी, उसको बुलाया था, जितने भी ज़ायोनिस्ट तंजीमें हैं उनको वहाँ पे बुलाया था, और अपना एक पैम्फलेट उसने छापा था जिसका नाम था द ज्यूइश स्टेट। तो थियोडोर हर्ज़ल अकेला आदमी नहीं था जो पॉलिटिकल ज़ायोनिज़्म की बात करता था। तो इसके पहले भी कई सारे थिंकर्स थे जिनका नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। एक था उसमें लियोन पिंस्कर, इसने 1882 में एक पैम्फलेट छापा था इसने भी। ये एक रशियन जीव था। एक टर्म इसने कॉइन किया, ज्यूडियोफोबिया, मतलब ज्यूज़ के लिए जो हेट है उसको सिग्निफाई करने के लिए उसने ये टर्म दिया, और उसने ये कहा कि ज्यूज़ के लिए जो हेट है वो तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक वो अपना एक स्टेट नहीं बनाते हैं, और जिस कंट्री में भी वो रह रहे हैं वहाँ पे अगर उनका पॉलिटिकल स्टेटस चाहे कितना भी अच्छा हो जाए,
और चाहे उनको इक्वल राइट्स भी मिल जाएं, तब भी उनके ख़िलाफ़ जो हेट है, जो नफ़रत है, वो कम नहीं होगी। उसको ख़त्म करने के लिए उन्हें अपना एक स्टेट ही बनाना होगा। इसी के साथ एक और थिंकर था अहद अहाम। ये 1888 में इसने एक ऐसे लिखा था, और जब इसको लगने लगा कि ये जो पॉलिटिकल ज़ायोनिज़्म है, स्टेट बनाने वाली बात है, ये बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही है, तो इसने एक पैम्फलेट लिखा जिसका नाम था दिस इज़ नॉट द वे। उसमें इसने ये कहा कि ये जो स्टेट बनाने वाली बात है, ये हवाबाजी है, ये एक विशफुल थिंकिंग है। और विशफुल थिंकिंग इसलिए है, कई सारे रीजंस हैं इसके, इसने बताया। एक तो पहला ये कि इतना हेवी इमिग्रेशन जो पैलेस्टाइन के लैंड में है, वो कैसे किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो ये जितने भी ज़ियोनिस्ट तंजीमें हैं, ये जो हैं वहाँ पे जो अरब्स रह रहे हैं पहले से, उनके बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर रही। और इसका ये कहना था कि ये जो ज़ियोनिस्ट तंजीमें पॉलिटिकल ज़ायोनिज़्म की बात कर रही हैं, ये एक वेस्टर्नाइज्ड ज़ायोनिज़्म है और इसमें जुदाइज़्म का कोई पार्ट नहीं है, बहुत ही ये सेकुलर आइडिया है। इसने इसके बरक्स ये बात कही कि हमें कल्चरल ज़ायोनिज़्म की बात करनी चाहिए। मतलब ये है कि जितने भी ज्यूज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनको अपने कल्चर की तरफ वापस आना चाहिए और ग्रेजुअली अपने आप को यूनाइट करना चाहिए। तो ये इसकी बात थी। पर जब इसको लगने लगा कि एक्चुअली में एक ज़ायोनिस्ट स्टेट बन सकता है, तब इसने भी जो है, जो ज़ायोनिस्ट स्टेट बनने की बात थी, उसको सपोर्ट किया। और जो लॉबिंग करनी होती थी, जो ब्रिटिश लॉबिस्ट थे उस टाइम में ज़ायोनिस्ट मूवमेंट में, उनको इस अहद आम के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ही सपोर्ट किया। खैर, आप अगर देखें तो जो जैसे मैंने बात की कि अरब्स जो वहाँ पे रह रहे हैं, इसके बारे में क्या होगा, और अरब पैलेस्टाइन में जाकर के बसना है, तो अगर आप गौर करें तो उस टाइम तो पैलेस्टाइन में उस्मानी खिलाफत का रूल था, तो कोई स्टेट वहाँ पे कैसे बन जाएगा। तो इसीलिए थियोडोर हर्जल ने एक बहुत ही फेमस रिक्वेस्ट की थी सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड, जो उस टाइम खलीफा थे। उन पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, और वो जो रिक्वेस्ट उन्होंने की थी, उस रिक्वेस्ट को मैंने उसमें डिटेल में बताया है, और सुल्तान अब्दुल हमीद का क्या जवाब था, ये भी उसमें आप देख सकते हैं। खैर, थियोडोर हर्जल तो मर जाता है 1904 में, और 1917 में एक बाल्फोर डिक्लेरेशन होती है, जो कि बहुत ही फेमस डिक्लेरेशन है, जिसमें ब्रिटेन ने उस टाइम के जो ज़ियोनिस्ट्स थे उनको कहा था कि हम आपके लिए पैलेस्टाइन में एक नेशनल होम बनाएंगे। और अगर देखा जाए तो ये ज़ियोनिस्ट तंजीमों के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस था। तो 1948 में इज़राइल बन जाता है, और जो मैंने टाइटल दिया ज़ायोनिज़्म इज़ इक्वल टू रेशिज़्म, ये वर्ड बाय वर्ड इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं। जी हाँ, ये ज़ायोनिज़्म जो है वो पूरा का पूरा रेशिज़्म ही है, इसमें रेशिज़्म एकदम कूट कूट के भरा हुआ है। और इसका एग्जांपल्स मैं दूंगा। इनके जो फाउंडिंग फादर्स थे, उनके स्टेटमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये साफ पता चलेगा। सबसे पहले तो जो उसका पहला प्राइम मिनिस्टर था, डेविड गुरियन। डेविड गुरियन ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। इसने 3 स्टेटमेंट्स दिए थे। पहला स्टेटमेंट इसने दिया, इफ़ वी वांट 100% हिब्रू रिडेम्पशन, देन वी मस्ट हैव 100% Hebrew settlement, 100% Hebrew farm and 100% Hebrew port. उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट इनका सुनिए, even the immigrant of North Africa who looks like a savage, who has never read a book in his life, not even a religious one, and doesn't even know how to say his prayers, either wittingly or unwittingly, has behind him a spiritual heritage of thousands of years, more than thousands of years. Or Jewish labor should be paid higher salary because they are more intelligent and diligent. और इनफैक्ट इनका एक मूवमेंट चला था इस ज्यूइश लेबर को रखने का, जिसका नाम था एवोदा इवरित। एवोदा इवरित आप चाहें तो इसे गूगल कर सकते हैं। इसका मतलब ही होता है कि बस हमें ज्यूइश लेबर चाहिए और कोई लेबर नहीं चाहिए। ज़ियोनिज़्म जो है वो एक्चुअली में एक सेटलर कॉलोनियलिज्म ही है, और इसका लाइव एग्जांपल आज आप होते हुए देख रहे हैं। इसका मतलब बेसिकली यही है कि सामने वाले की ज़मीन हमें हथियाना है, हड़पना है, उसको वहाँ से भगाना है और अपनी सेटलमेंट्स वहाँ पे
बढ़ाती जानी और उन सेटलमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि फ़लस्तीनी जब इसका प्रोटेस्ट करते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे वो एक आयरन वॉल बना रहे हैं। और आप चौंक जाएंगे कि ये जो आयरन वॉल की मैंने बात की, इनफैक्ट इसी तरह की बात इसका एक और थिंकर था जिसका नाम था व्लादिमीर जाबोटिन्स्की। इसने एक पेपर एक्चुअली में पब्लिश किया था जिसका नाम था आयरन वॉल। उसमें उसने क्या कहा? उसमें उसने कहा कि इज़राइल को जो है, जो स्टेट होगा, ज़ियोनिस्ट स्टेट होगा, उसको अपने आप को आयरन डिफेंस पे बेस करना चाहिए और कभी भी अरब से पीस की बात ना तो अभी और ना फ्यूचर में इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उसने इसमें यह भी लिखा कि जैसे नॉर्थ अमेरिका में यूरोपियंस ने कैसे वहाँ के नेटिव्स का कत्लेआम किया था, वैसे ही ज़ियोनिस्ट स्टेट को पैलेस्टीनियंस के साथ करना चाहिए। आप देख रहे हैं आज क्या हो रहा है, सेम टू सेम। अब जिस आइडियोलॉजी जो आइडियोलॉजी इतनी रेसिस्ट है, उसके बेसिस पे कोई स्टेट बनेगा तो वो यही करेगा जो अभी होते हुए दिख रहा है, वो वहाँ पे कत्लेआम ही मचाएगा और कुछ नहीं करेगा। उन्होंने अपना कानून भी इस तरह के बनाए हुए हैं कि अपने ऑक्यूपेशन को उन्होंने लीगलाइज कर दिया है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, एक तो एग्जाम्पल मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया जिसमें इन्होंने जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको वहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है, जो जेरूशलम में रह रहे हैं उनको परमिशन लेना पड़ता है अल-अक़सा में आने के लिए। वैसे ही जो अभी ईस्ट जेरूशलम में पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं उनकी सिटीजनशिप जो है, उनका वहाँ पे जो स्टेटस है रहने का, वो 3 बेसिस पे ये रिवोक कर सकते हैं। पहली कंडीशन कि आपको 7 साल तक बाहर नहीं रहना है, अब्रॉड नहीं रहना है और किसी और कंट्री का या तो आपको परमानेंट सेटलमेंट ना हो, परमानेंट सिटीजनशिप ना हो। और दूसरा कंडीशन है कि जो पैलेस्टीनियंस हैं वहाँ पे उनको ये प्रूफ करना होगा कि जेरूशलम जो है वो उनकी लाइफ का सेंटर है। तीसरा पॉइंट है कि पैलेस्टीनियंस को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उनकी एलिजियंस जो है वो इज़राइल के लिए। भाई वाह, मतलब जो आपका ऑक्यूपायर है वही आपको कह रहा है कि भाई तुम अपनी एलिजियंस मेरे लिए प्रूव करके दिखाओ, तभी मैं तुमको यहाँ पे रहने दूंगा। तो ये सब सुनने के बाद आप अब डिसाइड करिए कि जो स्टेट इस बेसिस पे बना है वो ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, 2 स्टेट की बात करते हैं, क्या उसको कभी एक्सेप्ट करेगा? फ़िलिस्तीन का मैप देखा होगा आपने, मैप वो क्या था और अभी क्या हो गया है। ये मैप देख के ही कोई अनपढ़ जाहिल इंसान भी समझ जाएगा कि सामने वाला जो है वो क्या चाहता है। सामने वाला क्या 2 स्टेट चाहता है या सिंगल स्टेट चाहता है।